हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.3 और टॉपिक वही पुराना है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। इसके पहले की वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के एक और दो यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाया था जो है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समझ गए होंगे क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। सवाल जो क्वेश्चन 3 में जितने भी पार्ट दिए गए हैं उनमें आपको पहले तो जो स्टेटमेंट दिया उसके आधार पे आपको इक्वेशंस बनानी है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना, फिर उनको सॉल्व करना, और वो भी किस मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। बस ये कहा गया है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब आपके पास दो संख्याएं हैं, पता नहीं है, लेकिन अगर उनको आपस में घटाते हैं तो 26 है। जैसे अगर आपके पास एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो अगर उन दोनों को घटाएंगे, अंतर माने होता है घटाना, तो x में से y को घटाएंगे, क्योंकि और ये x में से y को घटा रहे हैं, इसका मतलब x बड़ी होगी y से, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम लिख देते हैं। माना पहली संख्या x तथा दूसरी y है। ठीक है, ब्रैकेट में हम ये भी लिखे दे रहे हैं x ग्रेटर देन y। अब फर्स्ट कंडीशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26। दोनों का अंतर बोला है ना, दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 26। तो x में से y को घटाएंगे 26 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल था और इसके लिए पहली इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या कहा गया है, इसको सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ये बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब होता है, चाहे पहली संख्या उसको आप कह लीजिए, पहली संख्या मतलब x और दूसरी संख्या मतलब y। अब सवाल, ये तो हमने बराबर का निशान लगा दिया कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन सवाल में तो ये कहा गया है कि पहली संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, यानी ये 3 गुनी है। जैसे मान लीजिए अगर ये 5 है तो ये कितने हो जाएगी, 15। तो अब दोनों बराबर तो होंगे, अगर बराबर का निशान लगा देंगे तो गलत हो जाएगा ना जो है। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 5 15, ये भी तब बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हमको इसको भी बराबर करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 3y करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी बन जाएगी, सेकेंड। अब इसमें हमको देखिए, प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या थे, किसी एक समीकरण से किसी एक राशि का मान निकालते थे। तो इसमें हमने दूसरी समीकरण में हमको खुद ही x का मान निकला है, y के टर्म में 3y दिया रखा है। तो अब हमको करना क्या है, इसका मान सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 में। तो हम लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में x माइनस वाई, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3y, फिर माइनस y इक्वल्स टू 26। अब 3y से y जाएगा, क्या बचेगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2। काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। अब इस y की वैल्यू को आप रख दीजिए इक्वेशन 2 में। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3y, y का मतलब 13। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 आ जाएगा। तो x का मान 39 आ जाएगा। तो अब उत्तर में हम क्या लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे x हमने किसको माना था, देखो यहाँ साफ साफ लिखा पहली संख्या। तो उत्तर में लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर y, मतलब y का मान कितना, 13। तो 13 हो जाएगा। अब चाहो तो आप रफली चेक भी कर सकते हो। उसने कहा था कि पहली संख्या से दूसरी को हटाते तो अंतर कितना था, 26 आता है। तो देखिए यहाँ पे आपको 39 और यहाँ पे 13,
9 से 3 गया 6 और 3 से गया 2। उत्तर चेक है, आप आराम से जो है कंफर्म हो गया कि हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अगर आप लोगों ने कोणों के बारे में पढ़ा होगा किसी छोटी क्लासों में 9th वगैरह में, तो आपको मालूम चल गया होगा संपूरक कोण क्या होगा जो है। तो नहीं, अगर किसी बच्चे को मालूम है फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। संपूरक कोण मतलब होता है, अगर आपके पास दो कोण दिए गए हैं तो दोनों कोणों को आपस में हम युग्म कहते हैं, जोड़ा। तो यानी दो कोणों के जोड़े में दो कोणों के जोड़े को अगर हम जोड़ दें तो उसका जोड़ कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। जैसे आपका पास एक पहला कोण एक दूसरा कोण, दोनों को जोड़ें तो 180 आ जाए। 100 एक 80, तो कितना हो जाएगा जोड़, 180। तो इस तरीके से कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का टोटल 180 आना चाहिए, तो उसे हम संपूरक कहते हैं। इसी तरीके से एक और हम आपको बता देते हैं साथ साथ में, एक कोटपूरक कोण भी होता है। उसका मतलब होता है उनमें क्या होता है, उनमें भी दो कोण होते हैं, उन दोनों कोणों के युग्मों का जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बस आज हमने बता दिया, इसको याद रखिएगा, आगे काम आएगा आपके। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज़्यादा है, 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम पहले तो बना लेंगे कि पहली शर्त से देखिए, पहली मान लीजिए दो कोण है, माना पहला कोण x है, x तथा दूसरा y है। तो संपूरक चूंकि है तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180। तो समीकरण एक तो आपकी ये बन जाएगी, x प्लस 180 समीकरण एक बन जाएगी, क्योंकि संपूरक है। तो हमने कहा था दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब दूसरी बात इसने कहा दो कोणों में बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 अंश अधिक है। तो अगर x को हम बड़ा मान लेते हैं और y को हम छोटा मान लेते हैं, तो सवाल में कहा है कि x जो है यानी ये बड़ा है, पहला कोण ये आपको x जो है इसको हमने बड़ा माना है, क्या है ये बड़ा, और y है छोटा। बड़ा कोण ज़्यादा है, कितना, छोटे से 18 ज़्यादा, ये वाला जो है 18 ज़्यादा है, लेकिन निशान तो हमने बराबर का लगा दिया। इसका मतलब हम दोनों चीज़ बराबर कर दी, लेकिन बराबर तो होगा नहीं, सवाल के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 18 ज़्यादा है और हमको बराबर दिखाना है। तो हमको क्या करना होगा, इस वाले को 18 में इस वाले को 18 ऐड कर देना है। चूँकि ये ज़्यादा था, जो ज़्यादा है जो कम पड़ रहा है उसको हम दे देंगे अपने पास से जो है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एक x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई प्लस 18। अब दोनों चीज़ें बराबर हो गई, क्योंकि ये 18 पहले से ज़्यादा था सवाल के अकॉर्डिंग और ये हमने लिखा है। तो अब हमारा जो समीकरण बना वो सही बना हुआ है, क्योंकि अब दोनों तरफ दोनों चीज़ें बराबर हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगी सेकेंड। अब हमको इसको हल करके बताने हैं दोनों कोण कितने कितने डिग्री के हैं, उन्हें बताना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हमको करना होता था, एक राशि जैसे हमने एक कोण x माना है तो दूसरा y, तो x का मान हमको y के टर्म में दिया y प्लस 18, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x की जगह x प्लस वाई बराबर 180, तो x की जगह पर हम लिखेंगे y प्लस 18 बराबर 1, y प्लस 18 तो यहाँ हो जाएगा, प्लस y ये वाला हो जाएगा। x की जगह पर y प्लस 18, तो यहाँ x का मान रखा है, प्लस y बराबर हो जाएगा 180। तो ये y और ये y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y। 180 और ये 18 उधर चले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। ठीक, तो 180 से जब 18 घटाएंगे तो 10 से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 से गया 6, 162 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 162 उधर 2y है, तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 162/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई। अब y के मान को हम समीकरण कहाँ रख देंगे, 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 81 प्लस 18, 8 1 9, 8 1 9। दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 99 डिग्री का हो जाएगा। ये x ये हो जाएगा, x का मान आ गया। तो अतः उत्तर लिख दीजिए आप लोग, ये है
उत्तर में ये ज़रूर लिख दीजिए। अतः पहला कोण हमने x माना था वो है 99 और दूसरा कोण कितना है 81, y की वैल्यू 81 है। अब जांच कर भी सकते हो, 9 और 1 10 का शून्य हो जाएगा यहाँ पे, और 9 8 17 1 18 180 देखो आ रहा है, तो ये आपका उत्तर की जांच भी हो जाएगी, दोनों कोण समपूरक हैं। तो क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं कुछ इसका थर्ड पार्ट जो है, ये एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी हैं। ठीक, बाद में उसको 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीदनी पड़ी जो कि 1750 रुपये में उसने खरीदी। आपको बताना है एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही काम करना है हमको। बल्ले कितने लेंगे, 7 लेने हैं। तो एक बल्ले की कीमत अगर मालूम होगी तो 7 से मल्टीप्लाई करके हम 7 बल्लों की कीमत पता कर लेंगे। 6 गेंदें हमको लेनी है, तो एक गेंद की कीमत हमको मालूम हो तो हम 6 गेंद से गुणा कर देंगे, तो हम गेंदों की संख्या मालूम हो जाएगी। दोनों के पैसे जोड़ करके हम दे देंगे दुकानदार को 3800 रुपये। तो हमको मालूम नहीं एक बल्ला कितने का मिलता है या एक गेंद कितने की मिलती, तो माना एक बल्ले की कीमत रुपये x तथा एक गेंद की कीमत रुपये y है। ठीक है, तो अब इसमें दो कंडीशन अलग अलग हैं, तो पहले कंडीशन के हिसाब से आप पहले समीकरण बना लीजिए। फर्स्ट कंडीशन में आपको कितने बल्ले लेने, 7, तो एक बल्ला कितने का x रुपये का, तो 7 बल्ले कितने हो जाएंगे, 7x के हो जाएंगे। एक गेंद कितने की, y लेनी कितनी, 6, तो 6y हो जाएंगे। दोनों को मिला के पैसे देने हैं तो जोड़ देना है। और कितने रुपए देने हैं भाई, ये गेंद बल्ले की कीमत है टोटल 7 की और ये 6 गेंदों की है। दोनों का पैसा हमको मालूम 3800 रुपये हो रहा, तो जोड़ देंगे तो 3800 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन है यानी सेकंड कंडीशन में आपको कितने बल्ले लेने, 3, और एक बल्ला है x का रुपये का, 3x हो जाएगा। प्लस 5 गेंदें लेनी 5y बराबर कितना 1750 रुपये देने हैं, तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों को हल करना है, तो चाहे तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, चाहे 2 से निकाल लो, किसी एक का निकालना है। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखिए 7x + 6y बराबर 3800 ये है, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 3800 - 6y उधर चला जाएगा, और x का मान जब निकालेंगे तो 3800 - 6y बटे 7। ये समीकरण इसको आप डाल दीजिएगा थर्ड। तो x के इस मान को समीकरण कहाँ रखोगे, 2 में, क्योंकि 1 से हमने निकाला x का मान है। समीकरण x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर 2 में आप लिखेंगे x की जगह पर, तो दूसरी समीकरण में है 3x x की जगह पे 3800 - 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर कितना लिखोगे 1750। ठीक है, अब कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको जो है। कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, पहले तो एक काम ये कर लीजिए, 3 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 3 से 3 0 0 3 × 0 0 3 8 × 24 और 3 3 × 9 और 2 है, इसमें जोड़ देंगे 11, ये हो जाएगा। इसके अंदर गुणा करेंगे तो 3 × 6 = 18 y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसके नीचे कोई संख्या नहीं, 1 ले लो। अब इसका एलसीएम 7 आएगा, तो 7 हो जाए तो यही रहेगा 11400 - 18y। 1 से इसको भाग करोगे, 1 से भाग करोगे 7 को 7 आएगा, 7 और 5 की गुणा 35, y बराबर 1750। तो ये गुणा कर दो इसकी, तो ये 18 y माइनस के हैं, 35 ये हैं प्लस के, तो 17 बचेगा हम प्लस का जो है। ठीक है ना, 17y
तो 11,400 प्लस 17y बराबर 1750 गुणे ये 7 उधर चले जाएंगे। तो 17y बराबर इसकी गुणा कर लीजिए 700, 7 पन्ना 35, 3 आया, 7 से 49, 3 52, 7 एकम 7 5 12, 12,250, 12,250 आ जाएगा। और ये 11,400 उधर चले जाएंगे। ठीक, तो 17y बराबर 0 से 0 गया 0 बचेगा, 5 से 0 जाएगा 5 बचेंगे, 2 से 4 घटेगा नहीं, 12 में से 4 गया 8, 11 से 11 तो इतनी बचेगा जो है। अब y बराबर जब निकालेंगे तो 850 बटे 17, 17 एकम 17, 17 पच्चे 50, यानी y का मान कितना आ जाएगा 50। अब देखो ये सवाल हो गया आपका, y का मान 50 आ गया जो है। अब क्या करना है आपको, y का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 3 में। तो हम इधर कर दे रहे हैं लाइन खींच करके। तो इधर देखिए y के मान को समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटे 7, 3800 माइनस 6 और 50 की गुणा करेंगे कितना है 300 बटे 7, 3800 से 300 घटाएंगे तो 3500 आ जाएगा बटे 7, 7 पन्ना 35 और 2 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 500। तो x हमने किसको माना था, x देखिए सवाल में हमने माना था बल्ले की कीमत। तो बल्ले की कीमत आ गई तो उत्तर लिख दीजिएगा, अतः बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपये, बल्ले की कीमत रुपये 500 तथा गेंद की कीमत रुपये 50 है। ये आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है ये। अभी इसके आगे 3 और सवाल हैं, उनको भी करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर है 4th पार्ट। ये सवाल थोड़ा ज़्यादा समझने वाला है, मतलब जो कठिन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इन सब सवालों में थोड़ी सी आपको सोच, मतलब अपने सोच को इम्प्रूव करना है। जैसे कि हम सोचना पड़ेगा पहले से। जैसे कि इस सवाल में देखिए लिखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कभी भी कोई गाड़ी बुक कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कार बुक करा के कहीं जाना है दूसरे शहर, लखनऊ से मान लीजिए आपको कानपुर जाना है, तो आप क्या करते हैं, जैसे गाड़ी बुक होती तो गाड़ी वाला जो है पहले आपसे फ़िक्स एक भाड़ा लेता है, नियत भाड़ा। जैसे कहता हम 500 रुपये तो आपको हम लेंगे ही लेंगे, 500 रुपये हमारा तो हो गया फ़िक्स भाड़ा हो गया। अब लखनऊ से कानपुर जितनी दूर होगा उसके किलोमीटर के हिसाब से हम रुपए लेंगे जो है, बात ये है। तो 500 रुपये जैसे हमने कह दिया इसे, अब ज़रूरी नहीं 500, कोई 300 भी ले सकता है, कोई 200 भी ले सकता है, कोई 1800 भी ले सकता है, तो कोई फ़िक्स तो है नहीं। तो ऐसी चीज़ों में हमको मानना पड़ता है। तो हम जो नियत भाड़ा, जैसे हम जो गाड़ी बुक कराएंगे, जैसे मान लीजिए आप ऊबर और ये जितनी भी चलती हैं कैब वगैरह जो है, तो उनको बुक कराएंगे तो उसके लिए हम फ़िक्स भाड़ा वो लेते हैं, और फिर उसके बाद जितने किलोमीटर आप चलेंगे उसका अलग से भाड़ा जोड़ करके आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो वही सवाल यहाँ पर दिया गया है। तो हमने माना टैक्सी का नियत भाड़ा, मतलब जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड भाड़ा x रुपये है। नेक्स्ट, फिक्स्ड भाड़ा कितना है x रुपये, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपये y है। पहली कंडीशन में देखिए क्या है, पहली कंडीशन में 10 किलोमीटर जाता है। कितने जाता है 10 किलोमीटर। देखो 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105, मतलब 105 रुपये लिए। जैसे हमने कहा, जैसे ये गाड़ी आपने बुक कराई और ये बुक करने पर उसने जो है x रुपये तो उसने कहा हम तो लेंगे ही लेंगे, आपकी गाड़ी बुक हो गई है,
ये तो आपको फिक्स देने ही देने, प्लस आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे उसके हम वाई रुपये लेंगे। 1 किलोमीटर का वाई रुपये, 2 किलोमीटर का 2 वाई, 3 किलोमीटर 3 वाई, और हम जाते कितना 10 किलोमीटर का, तो 10 वाई तो हमको ये वाला किराया किलोमीटर चलने का हो गया, और ये फिक्स, ये दोनों मिला करके आपको देना है। तो दोनों मिलाएंगे तो आप दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ करके आपको कितना रुपये देना पड़ता है, 105 रुपये देने पड़ते हैं। तो यहाँ पहली कंडीशन में आपको नियत भाड़ा देना है x रुपये, प्लस जितने किलोमीटर जाएंगे, 10 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का आपने कितना माना है, वाई रुपये, और 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 वाई हो जाएगा। दोनों को मिला करके कितना हो गया, 105 रुपये। तो ये आपकी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग पहली आपकी समीकरण बन जाएगी। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे देखिए फिर, तथा 15 किलोमीटर के भाड़ा कितना देना पड़ता है, 155 रुपये। मान लीजिए 15 किलोमीटर कर गए तो आपको कितना रुपये देना पड़ता है, 155 रुपये। तो वो तो x रुपये जो आपके फिक्स हैं वो तो आपको देने ही देने हैं। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से देखिए आपको क्या करना है, x रुपये जो भाड़ा हो गया फिक्स्ड वाला टैक्सी का वो देंगे, प्लस जितने किलोमीटर जाएंगे, जैसे 15 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का वाई, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई, और दोनों को जोड़ करके आपको देना है 155 रुपये। तो ये मेन काम था, आपको समीकरण बनाना था। अब इसके बाद हल करने के तरीके वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन मेथड से आप दोनों को हल करके x y का मान निकालना है, तो आप इसको अपने आप से निकाल लेंगे। ठीक है, इसको आप स्वयं करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 2, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। समझो भिन्न क्या होती है, भिन्न जैसे आप पढ़ते होंगे तो देखिए उसमें अंश होता है और हर होता है। भिन्न में क्या होता है, अंश बटे हर होता है, ये भिन्न होती है। तो हमारे पास न तो अंश मालूम है कितना है, ना हर मालूम है, लेकिन सवाल में इसने कहा कि दोनों में अंश और हर में कितना जोड़ा जाता है, 2। तो जो हमको अंश और हर मालूम है नहीं तो हम जोड़ेंगे क्या उसमें। तो इन सवालों में सब में यही आपको करना पड़ता है, मान जो चीज़ नहीं मालूम उसको मान लेते हैं। तो माना भिन्न का अंश जो है x तथा हर y है, तब आपकी भिन्न क्या बनेगी, तब भिन्न x बटे y होगी। तो भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे y हो जाएगी। अब पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन में उसने साफ साफ बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, अंश में भी और हर में भी, दोनों में 2 जोड़ा जाए, तो हमारे पास अंश कितना है x और y कितना है, हर कितना y है। तो x और y में दोनों जगह हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे जो है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसको जब अगर हम हल करें तो आती कितनी है, 9/11 आती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक भिन्न है, भिन्न में हमको अंश और हर नहीं मालूम था, हमने मान लिया अपने आप से वो x और y, तो हमारी भिन्न बनेगी x बटे y। सवाल के हिसाब से अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा जाता है, 2 जोड़ा जाता है। तो जब 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न की वैल्यू कितनी रहती है, 9/11 हो जाती है। अब ये हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर लिया, लेकिन इसको हमको सरल करना है। तो सरल करने के लिए देखिए, जब दो भिन्नें बराबर में इक्वल में होती हैं तो उनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे तिरछा गुणा करते हैं। तो x+2 की गुणा हम किससे करेंगे, 11 से करेंगे, और y+2 की गुणा किससे करेंगे, 9 से करेंगे। तो 11 के अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 11x, और 11 2 की गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे 9 की जब गुणा कर देंगे, 9y + 9 दूनी 18। तो 11x - 9y = 18 - 22, ये 22 उधर चले जाएंगे। तो 11x - 9y = 18 और 22, 22 ज़्यादा है, 22 में से 18 घटा देंगे कितना बचे, 4 बचेगा। तो किसका, माइनस का बचेगा। ये देखिए पहली समीकरण हमने बना दी है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में देखिए क्या कहता है सवाल, जैसा करते सवाल पढ़ते जाएंगे और सवाल मतलब क्वेश्चन बनाते जाएंगे। लिखा है यदि, उसके आगे तो पहला वाली कंडीशन यहाँ तक हो गई, 9/11 हो जाती है। उसके आगे पढ़िए, यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, जैसे अभी हमने 2 जोड़ा था तो वैल्यू 9/11 हुई थी। तो सेम वही काम करना है। दूसरे में क्या है, भिन्न वही हमारी है, क्या भिन्न है, x बटे y, ये भिन्न आपके पास है। सवाल में कह रहा है कि अंश में और हर में 3 जोड़ा जाता है, तो अंश में भी 3 जोड़ दिया, जोड़ने मतलब प्लस कर दिया, और हर में भी 3 जोड़ दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है सवाल में, 5/6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर में 5/6। तो ये अंश बटे हर, ये भी अंश बटे हर, 2 भिन्ने बराबर में है, तो हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको ऐसे। तो x+3 की गुणा किससे करेंगे, 6 से, और y+3 की गुणा किससे करेंगे, 5 से।
6 और x की गुणा करेंगे 6x और 6 की गुणा 3 से करेंगे 18, 5y प्लस 15, 6x पक्षांतर करिए, 5y इधर आएगा लेफ्ट में माइनस का हो जाएगा 15 और 18 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, 18 ज़्यादा है 15 कम है तो 18 से 15 घटाएंगे 3 बचेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो ये समीकरण आपकी 2 बन गई जो है। तो समीकरण हमने आपकी दोनों बना दी हैं। पहली समीकरण आपकी ये है 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 और दूसरी समीकरण हो जाएगी 6x माइनस 5y बराबर माइनस की 3। अब इसको आपको हल करके x y वैल्यू निकालनी है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। तो इसको आप लोग हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 6 वाला है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक जैकब है, मतलब एक कोई आदमी है और उसका एक लड़का है, पुत्र है। दोनों की आयु इस समय क्या है, इससे हमको नहीं मालूम है, लेकिन 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 5 वर्ष बाद मतलब है आज नहीं, आज के आगे की बात। बाद मतलब होता है आगे। तो अगर हमको आज उम्र मालूम हो जाए कि जैसे आज आप 12 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 12 5 17 साल के हो जाएंगे। नहीं, हम 5 साल क्या कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो भाई कंडीशन यहाँ पे ये लागू होती है कि हमको जैकब अभी मालूम नहीं इस समय कितने साल के हैं, तो हम कैसे इसमें 5 जोड़ दें, किस में जोड़ दें 5 जो है, 12 में तो हम जोड़ेंगे नहीं कि तो 12 हमने मान लिया, तुम कहोगे नहीं हम 17 साल के हैं, कोई कहेगा नहीं हम 18 साल के, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो हमको करना क्या है, मानना है, वही चीज़ हमने कहा था। तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान, मतलब अभी जो है वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु ये भी माननी है, तो इसको हमने y वर्ष मान लिया है, ठीक है। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष है। तो पहली कंडीशन में आप आ जाइए, फर्स्ट कंडीशन नहीं, अभी फर्स्ट कंडीशन ना लगाइए, अभी रुक जाइए। अब हम जैकब की 5 वर्ष बाद की आयु पता करेंगे, 5 वर्ष बाद की आयु। तो बेटा देखिए आज अगर आप अपने कहा था 12 साल के हैं तो 12 में 5 साल बाद हम पूछेंगे तो 12 में 5 जोड़ देंगे तो 17 साल के हो जाएंगे। अगर आप इस समय x साल के हैं तो 5 साल फिर भी इसमें जोड़ेंगे, जैसे जो भी उम्र होगी उसमें हम 5 जोड़ेंगे, 5 साल बाद हम पता कर लेंगे। तो जैसे 12 है, 12 5 17 जोड़ दिए, क्योंकि सजातीय संख्या है। और x अगर है तो भी उसमें हम 5 जोड़ेंगे, लेकिन ये x + 5 ही रहेगा, इसमें जुड़ेगा थोड़ी, 5x कर देंगे तो गुणा हो जाएगी, जोड़ में निशान प्लस का लगता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 वर्ष बाद, जैकब की 5 वर्ष बाद आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, यही मैथमेटिक्स में ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। और पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु, तो पुत्र की आयु अभी कितनी है 5 वर्ष, तो इसमें भी हम 5 जोड़ेंगे, अभी पुत्र की आयु कितनी है y वर्ष है, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 5 इसमें ऐड हो जाएंगे तो y + 5 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों के हमने 5 साल बाद की आयु पता कर ली। अब हम इसमें जो कंडीशन दे रखे उसके रिगार्डिंग इसका हम समीकरण बनाएंगे जो है। तो पहली कंडीशन अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हम करते क्या है, पहले एक तरफ ये जैकब की उम्र लिख देते हैं x + 5 और एक तरफ लिख देते हैं पुत्र की आयु y + 5, ठीक है। अब सवाल में कंडीशन पढ़िए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये जैकब की आयु है, ये किसकी आयु है, जैकब की, ये किसकी है, पुत्र की। 5 साल बाद में की तो उम्र है लिखी है, तो ये उम्र जो है यानी जैकब की उम्र पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अब देखिए साफ साफ आपको दिमाग में लग रहा हो ये 3 गुना इसकी उम्र से, जैसे कि सवाल, जैसे आपकी उम्र इस समय 15 साल है और आपके पापा की उम्र है 45 साल, तो ये देखिए 5 × 15 = 45, ये 3 गुना है कि नहीं है ये। और अगर हम इसमें बराबर का निशान लगा दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 45 एक तरफ है, एक तरफ 15 है, तो गलत तो हो ही जाएगा। एक तरफ 45 एक तरफ 15, बराबर मतलब होता है दोनों तरफ चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे अगर बराबर लगा दिया है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। सवाल के हिसाब से ये 3 गुना है, मतलब इसकी उम्र 3 गुना, ये 45 साल है, ये समझ लो 15 साल, समझने के लिए बोल रहा हूँ। ये y + 5 है और ये x + 5 है, ये 3 गुना ज़्यादा है। तो बराबर करने के लिए हमको अगर इसको बराबर करना होता है 45 तो इधर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तभी 15 3 45 इधर भी हो जाएगा, 45 इधर तो आपका ही था पहले से। तो ये 3 गुना है, तो 3 से इसको गुणा नहीं करना, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो अब दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। देखिए ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा जो है। तो x + 5 बराबर 3 से अंदर गुणा कर देंगे 3y + 15 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, x - 3y 15 माइनस उधर जाएगा 5 माइनस के हो जाएंगे, तो x - 3y बराबर 15 से 5 गए 10। तो समीकरण आपकी बन जाएगी x - 3y बराबर 10। ठीक है, तो ये एक समीकरण आपकी ये बन गई। अब दूसरी समीकरण हम बनाएंगे जो है दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब देखिए अभी बाद की बात कर रहा था, अब हम पूर्व की बात पे आ गए। पूर्व माने होता पहले। तो जैसे आज आप 12 साल के हैं तो 5 साल पहले आप कम छोटे होंगे कि नहीं होंगे, 5 साल कम होंगे। तो 12 में से 5 आप घटाएंगे तभी हम 5 साल पहले की उम्र बता पाएंगे जो है। तो अगर आज अगर जैकब x साल का है तो 5 साल पहले कितना होगा, 5 साल उसमें कम रहे होंगे। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र। जैकब की उम्र मतलब या लिख दो या आयु लिख दीजिए। अभी x साल है तो 5 साल पहले तो 5 साल कम रहा होगा, छोटा रहा होगा, तो 5 साल इसमें हम कम कर देंगे, कम के लिए माइनस करेंगे। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, ये भी उतना ही छोटा होगा। जब भाई उम्र तो दोनों के बराबर बढ़ेगी, दोनों के बराबर घटेगी, तो ऐसा थोड़ा एक रुका रहेगा, एक बढ़ जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये x - 5 जैकब हो गया तो y - 5 पुत्र हो जाएगा। तो ये 5 साल पहले की उम्र हमको पता चल गई। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब फिर से वही काम कर लेंगे जो है, सेकंड कंडीशन जो है। सेकंड कंडीशन देखिए, एक तरफ हमने कहा था जैकब की उम्र लिख लो पहले और एक तरफ लिख लो पुत्र की उम्र। अब सवाल में कह रहा जैकब की उम्र, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। ये किसकी उम्र हमने लिखी, एक तरफ जैकब की, देखो यहाँ x - 5 है, जैकब की उम्र लिखी। ये किसकी, उसके पुत्र की उम्र। सवाल के हिसाब से ये उम्र जो है जैकब की पुत्र की उम्र से 7 गुनी है, यानी 7 गुनी। जैसे अभी हमने समझाया था जो, जैसे मान लीजिए ये 5 साल का है तो ये 35 साल का है। कैसे, 5 × 7 = 35। देखो 7 गुना है इसकी उम्र का, ये कौन है, 7 गुना है। और अगर हम इसको बराबर करेंगे तो वही चीज़ करेंगे, 7 से इसको गुणा कर देंगे तो इधर भी 35 आ जाएगा और इधर भी 35 था ही था, तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो यही चीज़ें यहाँ पर सोचा करो जो है, जो चीज़ पहले से ऑलरेडी गुना है, मतलब ये गुनी है, मतलब उसकी गुणा है, उसमें उतनी राज का गुणा दूसरी तरफ कर देंगे। तो ये उम्र जो है जैकब की उम्र जो है 5 गुनी है पुत्र, 7 गुनी है पुत्र से। तो 7 से हम किसको गुणा करेंगे, पुत्र को करेंगे, तभी तो हम दोनों बराबर कर पाएंगे। तो x - 5 इधर हो जाएगा 7y माइनस का 35। तो x - 7y हो जाएगा और माइनस का 35 और प्लस के 5, क्योंकि माइनस का 5 है उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो x - 7y बराबर कितना बचेगा, माइनस का 30। x - 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। तो इन सवालों में थोड़ा काम ज़्यादा है। ज़्यादा ये है कि पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है समीकरण बनानी पड़ेंगी। 2 रैखिक समीकरण युग्म आपके बन गए। पहला है x - 3y बराबर 10 और दूसरा है x - 7y बराबर माइनस का 30। ये सेकंड समीकरण हो गई। अब इन दोनों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, जैसे कि आपने पहले दूसरे जितने भी सवाल किए थे, किसी एक राशि को हल करके मैंने जो आपको समझाया उसी मेथड से आप हल करके एक्स वाई का मान निकालेंगे। वो हो जाएगी x हो जाएगी यानी जैकब की उम्र, और वो y का जो मान आएगा वो हो जाएगा पुत्र की उम्र जो है। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सवालों को जो हमने समीकरण युग्म बना दिए हैं, जो 3 सवाल आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, कौन कौन सा, एक क्वेश्चन नंबर 4 पहले का, एक 5th और ये 6th, 3 सवाल को मैंने अधूरा छोड़ दिया है। समीकरण बनाने के बाद इनको आप सॉल्व करके अपनी कॉपी में हमको दिखाएंगे जो है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी इसी साथ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके इस साल के नवीनतम पाठ्यक्रम का पार्ट मतलब पोर्शन है, इसको ज़रूर आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू होगी। थैंक यू।